नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ मानवर्धन कंठ और आज की परिचर्चा का विषय है वर्ष 2021 की वैज्ञानिक उपलब्धियां। 21वीं सदी पूरी तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है। जाहिर है इस वैज्ञानिक युग में किसी भी देश की उन्नति और प्रगति को मापने का पैमाना भी विज्ञान ही है। इस कसौटी पर जब हम वर्ष 2021 की वैज्ञानिक उपलब्धियों को परखते हैं तो अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगाने से लेकर समुद्र की गहराइयों में गोते लगाने का वैज्ञानिक प्रयास सामने दिखता है। 2021 में अंतरिक्ष ने किन मौकों पर सुर्खियां बटोरी? अप्रत्याशित कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने में भारत ने किस प्रकार का वैज्ञानिक शौर्य दिखाया? मलेरिया की कौन सी पहली वैक्सीन है जिसे WHO ने मान्यता दी? इस साल जलवायु शिखर सम्मेलन में क्या कुछ तय किया गया और इसमें भारत की भूमिका कैसी रही? डीप ओशन मिशन का उद्देश्य क्या है और इससे भारत को किस प्रकार की उम्मीदें हैं? इन तमाम सवालों पर आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञों के विचार। आज के हमारे विशेषज्ञ हैं दैनिक हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ श्री मदन जैड़ा और द ट्रिब्यून की ब्यूरो चीफ अदिति टंडन। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मदन जी आपसे करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि खासतौर पर इसरो को लें और अंतरिक्ष अनुसंधान को लें, इस क्षेत्र में ये साल कैसा रहा? देखिए, मेरे विचार से बहुत अच्छा रहा और कई नई शुरुआत हुई है। हम इसरो के अगर रेगुलर जो कामकाज है उसको छोड़ भी दें, वो सैटेलाइट बनाता है, वो छोड़ता है, जो रिक्वायरमेंट होती है देश की वो पूरी करता है। लेकिन इस साल एक नई चीज़ ये हुई है, एक न्यू स्पेस इंडिया कंपनी बनाई गई है। इसके जरिए प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आने का मौका दिया गया, अंतरिक्ष में काम करने के लिए, अंतरिक्ष में अनुसंधान करने के लिए, अंतरिक्ष में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू करने के लिए। तो न्यू स्पेस इंडिया ने जो पहली लॉन्चिंग की है, एक लॉन्चिंग भी कर दी है, जो PSLV C-51 है। ये टोटली एक इसमें जो प्राइवेट सेक्टर के सैटेलाइट थे और वो विभिन्न कंपनियों के थे, कुछ एक आध बाहर के भी थे, तो उसकी पहली लॉन्चिंग भी हो गई है और भी कई कंपनियां इसमें आगे दिलचस्पी दिखा रही हैं, जैसे मेरी जानकारी है। तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन स्पेस कार्यक्रम में, अंतरिक्ष कार्यक्रम में होना चाहिए। जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि एक अमेजन के मालिक ने अपना एक सैटेलाइट बनाया और वो लोगों को लेकर स्पेस में गए, लौट के भी आ गए। ऐसा ही कुछ ब्रिटेन में भी हुआ। स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम सरकार अकेले नहीं कर सकती। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को सरकार वहाँ करेगी जहाँ पर बहुत ज़रूरी हो, जहाँ पर पूरे देश को फायदा होने वाला हो। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन तो होना चाहिए और उसका विकास भी होना चाहिए, लेकिन उसमें प्राइवेट सेक्टर अगर पार्टिसिपेट करे तो सरकार को भी थोड़ा मदद मिल जाएगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो एक नई शुरुआत की गई है, तो वो इस साल की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी एक शुरुआत है और बड़ी उपलब्धि भी है। वो काम बहुत अच्छा शुरू हो गया है। दूसरा, जैसे कि हमारा अगले साल या उसके अगले साल लास्ट तक या उसके बाद 2023 में जो हमारा एक अंतरिक्ष मिशन है जी, उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और इस साल उसमें एक गगनयान मिशन की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें हमारे जो 3 अंतरिक्ष यात्री थे, जो एयरफोर्स के पायलट थे, वो रूस में ट्रेनिंग लेके वापस आ चुके हैं। वो ट्रेंड हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो जरूरी चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। इसके अलावा उस गगनयान मिशन के लिए एक डेडिकेटेड सेंटर बना दिया गया है। ये भी एक अच्छा स्टेप है। इसके अलावा गगनयान से यात्री जब लैंड करेंगे तो उसके लिए जो पैराशूट सिस्टम होता है वो डेवलप कर लिया गया है। अब जो तैयारी है उसके लिए एक रोबोट बनाया जा रहा है, जो अगले साल पहला जो मिशन जाएगा उसमें क्योंकि उसमें ह्यूमन नहीं जाएंगे, उसमें खाली रोबोट जाएगा सैटेलाइट में। तो उसके लिए भी काफ़ी तैयारी चल रही है। तो मुझे लगता है कि गगनयान मिशन की जो एक बुनियाद है वो इस साल तैयार कर ली गई है। ये एक बड़ी उपलब्धि, इसको भी मानता हूँ मैं। अगले साल या फिर उसके नेक्स्ट ईयर उसको मानव मिशन जो है चले जाएगा। तीसरी एक और अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि इसरो ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया, वो सैटेलाइट लॉन्च किया। ये एक नियमित प्रक्रिया है, क्योंकि पुराने सैटेलाइट खराब होते रहते हैं और उनकी जो एज होती है 10 साल 15 साल, उसके बाद वो बेकार हो जाता है। उसके बाद फिर उसको रिप्लेस करने के लिए नया सैटेलाइट चाहिए होता है। तो हर बार जब सैटेलाइट लॉन्च होता है तो उसमें एक रॉकेट का इस्तेमाल होता है, जिसे PSLV या GSLV कहते हैं। तो उसमें ह्यूज पैसा खर्च होता है। तो इसरो अब एक ऐसा प्लेन बना रहा है या ऐसा आप उसके लॉन्च व्हीकल बना रहा है जो सैटेलाइट को स्पेस पर लॉन्च करके वापस आ जाएगा। फिर उसको थोड़ा बहुत उसमें रिपेयर करके, उसे थोड़ा काम करके, फिर उसमें दूसरा सैटेलाइट के फिर उसको स्पेस में भेजा जाएगा। तो इससे करोड़ों रुपए की बचत हर साल हो सकती है। तो इस जो लॉन्च व्हीकल पर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल में इस पर भी इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। तो हमें हर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हर बार एक लॉन्च व्हीकल नहीं बनाना पड़ेगा। एक प्लेन जैसा होगा, वो स्पेस में जाएगा, सैटेलाइट को वहाँ ड्रॉप करके आएगा, फिर वापस धरती पर लैंड कर जाएगा।
तो ये चीज़ है। इसके अलावा और जो इसरो की जो तैयारियां चल रही है आगे, अभी तक हमारे जितने भी जो रिसर्च वर्क है, जो हमारा कार्य है, वो लोअर स्पेस में है, निचला जो अंतरिक्ष है उसमें है। अगर हम चंद्रयान और मंगलयान की बात करें तो हम थोड़ा बहुत आउटर स्पेस में हमने जाने की कोशिश की है। तो इस आउटर स्पेस में रिसर्च को इसरो की तरफ से बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और उसके बाद एक और स्पेस होता है जिसे डीप स्पेस कहते हैं, गहरा आसमान कहते हैं, जिसमें तारे आ जाते हैं। तो मुझे लगता है वो आगे का स्टेप होगा। अभी हम आउटर स्पेस में जाने के लिए प्रयासरत हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर भी इसरो में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से हमें आने वाले समय में इससे फायदा होगा। और खासकर जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है, इससे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि हम आज जानते हैं, लोग कहेंगे इसमें क्या फायदा है। फायदा बहुत है। सिर्फ ये अंतरिक्ष टूरिज्म की बात नहीं है। आज की डेट में आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मोबाइल फ़ोन के टावर लगाना पॉसिबल नहीं है, लैंडलाइन बिछा पाना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर सिर्फ सैटेलाइट फ़ोन चल सकता है। तो सैटेलाइट फ़ोन, अगर कल को कोई इंडिया की कंपनी कहती है कि मैं सैटेलाइट फ़ोन सर्विस देने को तैयार हूँ और मैं अपना सैटेलाइट लॉन्च पहले करूँगा, तो उसको ये फैसिलिटी दी जा सकती है। कोई कंपनी अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगी, फिर उस सैटेलाइट के जरिए वो देश भर में जहाँ जहाँ फ़ोन नहीं पहुँच सकता या जहाँ जहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुँच सकता, तो वहाँ पर सैटेलाइट से सर्विस दे सकती है। तो आम आदमी के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। मैंने मदन जी, आपका कहना है कि वर्ष 2021 स्पेस टेक्नोलॉजी की जो हमारी क्षमता है उसको भी अच्छे से पूरी दुनिया को दिखा दिया। बिल्कुल, उसके लिए हमने जो बुनियादी काम है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है और इसके रिजल्ट अगले 1-2 साल में आएंगे। बहुत संतोषजनक बात आपने कही। अदिति, आपके पास आना चाहूँगा और जानना चाहूँगा, जो पूरी दुनिया जिस अप्रत्याशित वायरस से बहुत परेशान रही, कोविड-19 की बात कर रहा हूँ, उसमें देखें तो इस साल की शुरुआत में ही वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया वैक्सीन डेवलप करके। इस वैज्ञानिक शौर्य को आप कैसे देखना चाहेंगी? देखिए, वैक्सीन डेवलपमेंट से लेकर जिसको कहते हैं सेल्फ सफिशिएंसी हर सेक्टर में, क्योंकि ये आपने बताया कि एक अप्रत्याशित पैंडेमिक था। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हर कंट्री इससे जूझ रही थी। और यहाँ तक कि अमेरिका जैसी एडवांस्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंट्री में भी आपने देखा कि अस्पतालों में किस किस्म से, जिसको कहते हैं कि हर चीज़ फेल हो गई। तो इंडिया में वैक्सीन डेवलपमेंट जो हुई है इस बार 10 महीनों में, मतलब पैंडेमिक शुरू होने के 10 महीनों के अंदर अंदर भारत में पहला केस कोरोना वायरस का जनवरी 30 को 2020 में दर्ज किया गया था। उसी वक्त, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो हमारी एपेक्स मेडिकल रिसर्च बॉडी है, उन्होंने इस वायरस को आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करते ही ये काम शुरू हो गया कि 3-4 कंपनीज को वैक्सीन डेवलपमेंट का जिसको कहते हैं हैंड होल्डिंग की गई। और साथ ही साथ देखिए, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंडिया में बहुत, जिसको कहते हैं टफ और रिजिड माना जाता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे एक्सपर्ट्स से बात करके उसको ईज़ किया। मतलब उसमें ये नहीं कि आप सेफ्टी या एफिकेसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन आप इस किस्म के स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं कि आपका जो रेगुलेटर है हैंड होल्ड कर रहा है इंडस्ट्री को, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। आपने देखा है कि पुराने वर्षों में पोलियो वैक्सीन भारत में आने के लिए या एंटी रेबीज़ वैक्सीन भारत में आने के लिए बहुत वर्ष लग गए हैं। बाहर की कंट्रीज़ में 10-10 साल लग गए हैं। बाहर की कंट्रीज़ उसको डेवलप करती है, भारत में आते आते 10 से 15 साल लग जाते हैं। ये पहली बार हुआ है कि भारत ने अपने इंडिजिनसली एक वैक्सीन सबसे पहले मैन्युफैक्चर किया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बेहतरीन एग्जांपल भारत बायोटेक और आईसीएमआर का कोवैक्सिन। कोविशील्ड में आपने देखा कि भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रिंसिपल प्रोड्यूसर है उस वैक्सीन का। हालांकि वो वैक्सीन डेवलप की गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के कोलैबोरेशन से, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट उसको प्रोडक्शन करके पूरी दुनिया में बांटने की कैपेसिटी रखता है। उससे क्या हो रहा है कि वैक्सीन की कॉस्ट भी कम हो रही है। ना सिर्फ भारत ने इंडिजिनस वैक्सीन प्रोडक्शन में एक नए आयाम हासिल किए हैं, भारत ने अपना एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए बहुत से वैक्सीन्स लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट की हैं। बीच में कुछ देर के लिए एक्सपोर्ट बंद हो गया था, क्योंकि आपने देखा कि सेकेंड वेव के बाद हमारी अपनी ज़रूरतें बढ़ गई थी, लेकिन वैक्सीन एक्सपोर्ट अब फिर से शुरू हुआ है पीछे नवंबर से। तो ये जो भारत ने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, और वैज्ञानिकों को, ऐसा नहीं कि भारत में वैज्ञानिक एक्सेलेंस पहले नहीं थी, इतना ही फर्क है कि हैंड होल्डिंग करके उसको उभारने में जो इस बार काम हुआ है वो अप्रत्याशित हुआ है। और आप हैरान होंगे कि जिस दिन हमारे यहाँ पहला केस डिटेक्ट हुआ, उस दिन हमारे पास भारत में एक लेबोरेटरी थी
जिसको कहते हैं डिटेक्शन की, और लेकिन उसके बाद अब आज की डेट में कम से कम 3000 हैं। अच्छा अदिति, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो कोलैबोरेटिव अप्रोच रहा, जिसमें जो रणनीतिकार हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका भी उतना ही योगदान है जितना कि वैज्ञानिकों का योगदान है। एक बात और आपने महत्वपूर्ण कही कि हमने सिर्फ अपना ही ध्यान नहीं रखा बल्कि पूरी दुनिया की ज़रूरत का ध्यान रखा गया यहाँ पे। मदन जी, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो मैत्री योजना है ख़ास तौर पर, ये इस तरह का प्रयास क्या पहले भी हुआ था या पहली बार हुआ है जो हम दूसरे देशों की? देखिए, पहले की स्थितियाँ और आज की स्थिति में फ़र्क है, क्योंकि ये बीमारी एकदम नई थी और वैक्सीन, कुछ ही देश थे जो वैक्सीन बना पाए थे, उसमें एक भारत भी था, और 185 देशों के पास अपना कोई वैक्सीन कार्यक्रम नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। तो अभी जो सरकार पे एक दबाव था कि पहले हमें अपने लोगों का टीकाकरण कराना है, और फिर ये था कि दूसरे लोगों को, जो पड़ोसी लोग हैं जिनके पास, पड़ोसी देश हैं जिनके पास वैक्सीन नहीं है, म्यांमार हैं, भूटान है, छोटे छोटे कंट्री है, वो भारत पर डिपेंड थे, वो भारत की तरफ देख रहे थे। तो सरकार, तो उसमें मुझे लगता है कि तालमेल बिठाते हुए उनको भी वैक्सीन की आपूर्ति की गई, बीच में थोड़ा रुक गई थी, अब वो फिर से शुरू हो गया है, और हमने जो अपनी डोमेस्टिक ज़रूरतें थी वो भी पूरी की, और आज एक करीब 88% वयस्क आबादी को हमारा एक डोज लग चुकी है, और 60% करीब आबादी को दोनों डोज लग चुकी हैं। तो हम काफ़ी अच्छा वैक्सीनेशन कर चुके हैं, 138 करोड़ टीके अब तक देश में लग चुके हैं। तो हमारी ज़रूरतें अब काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी हैं, और करीब करीब हम जो वयस्क आबादी को पूर्ण टीकाकरण की ओर बढ़ रहे हैं, और इस समय और हमारा हाथ खुला है, और तो दूसरे जो भी देश हैं जो मैत्री के तहत हैं या कोवैक्स के तहत हैं, उनको हम वैक्सीन की आपूर्ति कर रहे हैं, और अलग अलग मात्राओं में कम से कम 100 से अधिक देशों को वैक्सीन की आपूर्ति की जा चुकी है। और निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो भारत की इसमें छवि उभर के आई है, एक वैक्सीन डेवलप करके, जो वैज्ञानिक रूप से एक मजबूत छवि भारत की उभर के आई है, तो उससे पूरी दुनिया में सराहा गया है। बिल्कुल। अदिति, आपसे जानना चाहूँगा, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई जो WHO ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया कि मलेरिया की पहली वैक्सीन, उसको मान्यता दी WHO ने। इस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन जिसको कहेंगे कि पब्लिक हेल्थ में पूरी विश्व के लिए है, क्योंकि मलेरिया से आप जानते हैं कि बहुत से बच्चे, सब सहारन अफ्रीका में ही देखा जाए तो 2 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल मरते हैं। और ये जो वैक्सीन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए बहुत से वैक्सीन्स वायरल डिजीज़ेज़ और बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ के लिए बनते रहे हैं और अप्रूव होते रहे हैं, लेकिन ह्यूमन पैरासाइट को काउंटर करने के लिए, जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, जो मलेरिया कॉज करता है, उसके लिए ये पहला वैक्सीन है जिसको अप्रूवल दी गई है। ये नहीं कि हर स्थिति में इसको यूज़ किया जा सकता है, इसके लिए कंडीशनल अप्रूवल्स हैं कि जिन जिन रीजन्स में मॉडरेट से लेकर सीवियर ट्रांसमिशन है मलेरिया की, जो ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, वहाँ पे इसके इस्तेमाल से बच्चों की जान बचाई जा सकती है। अदरवाइज़ आप देख रहे हैं कि मलेरियल पैरासाइट से विश्व कब से जूझ रहा है। बिल्कुल। भारत में और जितने भी ये एरियाज़ हैं सब सहारन अफ्रीका के, यहाँ पे आई थिंक ये वैक्सीन एक गेम चेंजर का काम कर सकता है, और अभी हाल ही में इसको अप्रूवल दिया गया है। और ये ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने बनाया है, जो यूके की ड्रग कंपनी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक काम हुआ कि मलेरिया की भी वैक्सीन आई। और दर्शकों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मदन जड़ा हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि COP26 अटेंड करके आए हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें भारत की भूमिका क्या रही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। कोरोना पर होगा जानकारी का वार। आज अगर हमें कोरोना से बचना है तो क्या करना चाहिए? सबको अच्छी तरीके से विश्वास होना चाहिए कि ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। कोरोना को हराना है, ये एक सकारात्मक संदेश है। मिलेंगे उन सवालों के जवाब जिनका है आपको इंतजार। अश्विनी जी, आपने बहुत ही अहम सवाल नोट करके रखे हैं। आई एम श्योर ये दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो कंट्रोल वाली डायबिटीज है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना बहुत कम है। कि अगर नेगेटिव सोच करूंगा तो मेरा इम्यून स्टेटस कॉम्प्रोमाइज होगा। देखिए, कोरोना को हराना है, हर शनिवार सुबह 10 बजे से सिर्फ इंडिया साइंस चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दैनिक हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ श्री मदन जड़ा जी और द ट्रिब्यून की सीनियर जर्नलिस्ट ब्यूरो चीफ अदिति टंडन जी।
अदिति, आपके पास आना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि डीप ओशन मिशन, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, और ख़ास तौर पर डीप ओशन मिशन से हमें क्या क्या उम्मीदें हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, क्लाइमेट चेंज को लेकर ब्लू इकोनॉमी का एक बहुत महत्व है, जिसको हम कहते हैं कि जो डीप सी में आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं या कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डीप सी जो है उसमें बहुत से रिसोर्सेज हैं, उनको एफिशिएंटली और उनको एनवायरमेंटली इकोलॉजिकली फ्रेंडली मैनर में किस तरीके से टैप किया जाए। तो इस डीप सी ओशन मिशन का जो आई थिंक 4000 करोड़ का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, 5 सालों का प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी फर्स्ट फेज शुरू हुआ है। इसमें 3-4 इनके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव है कि डीप सी माइनिंग को आप किस तरीके से बढ़ावा दें, जिससे ब्लू इकोनॉमी, जैसा कि मैंने कहा, उसको आप एडवांस कर सकें। सेकंड जो बहुत महत्वपूर्ण इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के जो इवेंट्स होते हैं, बहुत से तो ओरिजिनेट ओशन के नीचे से करते हैं। तो ओशन रिलेटेड जो क्लाइमेट चेंज की एडवाइजरीज हैं, उनको स्टडी करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप डीप सी में जाकर रिसर्च करने की कैपेसिटी रखें, जिसके लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और एक मिशन मोड में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स कोलैबोरेट करके ये करेंगे। और तीसरा जो बायोडाइवर्सिटी है ओशन के नीचे, उसको जानने के लिए, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए इंडिया में ओशनिक रिसर्च अभी बहुत ही नेसेंट, मैं कहूँगी, हम बहुत पीछे हैं बहुत सारे देशों से। हालांकि हमारे पास बहुत से एवेन्यूज़ हैं, हमारे पास ओशन की जो विड्थ और ब्रेड्थ है वो बहुत है, डेप्थ बहुत है। तो इन सब मिशंस को लेकर ये डीप सी जो मिशन है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है, और अब इसमें हम ब्लू इकोनॉमी को अपनी आगे ले जा सकते हैं। मदन जी, यहाँ आपको जोड़ना चाहूँगा। आपकी खबर भी मैंने पढ़ी थी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समुद्र के तल में हैं, जो हमारे आर्थिक विकास का आधार बन सकती हैं। उन चीज़ों के बारे में भी आपकी खबर पड़ी थी, उस पर थोड़ी सी आपकी राय लूँ, उसके बाद जलवायु शिखर सम्मेलन पर चर्चा करें। 2 चीज़ें मुख्य हैं। एक तो कई पॉलीमेटालिक वहाँ पर सामग्री है समुद्र के नीचे करीब 5 से 6 किलोमीटर की गहराई पर। तो उसमें जो सबसे कीमती आइटम है जो हमारे पास नहीं होता है वो कोबाल्ट, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में है। कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट, निकल, आयरन, कई चीज़ें हैं, लेकिन आयरन और ये चीज़ें तो बाहर और इन तमाम चीज़ों का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी हमें कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा यूज अभी जो इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं उसमें बैटरी में इस्तेमाल होता है। और कोबाल्ट हमारे देश में बहुत कम है, ये बाहर से मंगाया जाता है, या जो देश में थोड़ा बहुत अरेंज किया भी जाता है वो अर्बन माइनिंग से किया जाता है, जो पुराने जो बैटरियाँ और उसको इकट्ठा करके उसको दोबारा निकाल के फिर से उसे प्रोसेस करते हैं। तो कोबाल्ट अगर हमें पर्याप्त मात्रा में समुद्र के नीचे से मिल जाता है तो आने वाले समय में हमारे जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं, इनमें जो बैटरियां बनती हैं उसकी कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। उसकी कीमतें कम हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। तो इसलिए एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीथेन गैस की भी चर्चा हो रही थी कि ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत मिल सकता है। दूसरा है कि गैस हाइड्रेट काफ़ी है, तो उस गैस हाइड्रेट को अगर हम निकाल लें तो एक ये जो स्टडी CSIR के गोवा स्थित इंस्टीट्यूट ने की है, वो एक समुद्र विज्ञान संस्थान ने, हाँ, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है, उनका ये कहना है कि 1000 अरब क्यूबिक फीट गैस हाइड्रेट होने का अनुमान है कृष्णा गोदावरी बेसिन और ये मन्नार बेसिन और अंडमान बेसिन में। तो इसका अगर हम 10% में निकाल लें तो इसका 10% में निकाल लें तो अगले कई सालों की जरूरत उससे पूरी हो सकती है। शायद ऐसा अनुमान लगाया कि 100 सालों की जरूरत पूरी हो सकती है अगर हम 10% लें। क्योंकि अगर एक क्यूबिक मीटर अगर वहाँ से गैस हाइड्रेट निकाला जाता है तो उससे 165 क्यूबिक मीटर मीथेन बन जाती है। तो सारा नहीं निकालना, थोड़ा सा निकाल के बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अच्छा, जब अदिति से मैं सवाल कर रहा था, डीप ओशन मिशन की चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने एक बात कही कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें बहुत बड़ा उसका इंटरलिंकिंग है, अंतर संबंध है महासागरीय व्यवस्थाओं से। आप तो COP26 अटेंड करके आ रहे हैं, जो जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था पूरे विश्व के, जो वहाँ पे पर्यावरणविद पहुँचे थे। आपका कैसा अनुभव रहा और उस लिहाज से ये साल कैसा रहा? क्या कुछ खास बात सामने आई COP26 में? देखिए, COP26 में जो सबसे बड़ी बात है उसमें सबसे पहले तो यह है कि दुनिया के करीब करीब जो सारे बड़े देश हैं वो नेट जीरो पे सहमत हो चुके हैं। कई कंट्री पहले ही घोषणा कर चुके थे, COP से पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके थे कि हम नेट जीरो 2050 तक या 2060 तक करेंगे। उसमें अमेरिका कर चुका था, उसमें यूरोप कर चुका था, चाइना कर चुका था और तमाम बड़े कंट्री कर चुके थे। तो सबकी नज़रें भारत की तरफ थी
और एक भारत पे एक इंडायरेक्ट प्रेशर भी था, क्योंकि भारत जो 3-4 बड़े पोल्यूटर है उसमें भारत भी आता है, हमारी आबादी ज़्यादा है और तमाम विकासशील कंट्री है, तो भारत की तरफ सबकी निगाहें थी कि भारत क्या करता है। तो जब प्रधानमंत्री वहाँ पर गए तो सबसे पहले उन्होंने न सिर्फ 2070 तक नेट जीरो करने का अनाउंसमेंट किया, बल्कि और भी कई स्वैच्छिक टारगेट वहाँ पर डिक्लेयर किए। जैसे अभी हमारी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की तीव्रता है, अभी हमने जो पेरिस एग्रीमेंट में जो टारगेट रखा था 33 से 35% का रखा था, इसको उन्होंने खुद ही 50% का कर दिया। इसी प्रकार जो टोटल ऊर्जा की खपत में जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो हिस्सेदारी है, वो अभी हमने जो पेरिस एग्रीमेंट में 40% तक करने को कहा गया सारे दुनिया से, उसको 50% कर दिया। इसके अलावा जो एक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने की बात थी, ये 450 का टारगेट था पहले, ये टारगेट भी भारत का खुद का घोषित किया हुआ है, तो इसको स्वेच्छा से 500 गीगावाट कर दिया गया। इसी प्रकार 2030 तक 1 अरब टन अतिरिक्त कार्बन एमिशन को कम करने का एक टारगेट वहाँ पर डिक्लेयर किया गया। तो इन घोषणाओं से एक जो भारत की एक छवि थी, हालांकि पहले भी एक सोलर अलायंस समेत तमाम अनाउंसमेंट भारत की तरफ से इस तरह से किए गए हैं, तो हमेशा भारत इसमें अग्रणी रहा है क्लाइमेट के मोर्चे पे काम करने के लिए। लेकिन इस बार जो घोषणाएं हुई, तो उसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया के कई देशों ने स्वैच्छिक अनाउंसमेंट अपने बढ़ाए हैं, और बाकी देशों ने भी ये उस पर सहमति प्रकट की है कि 1 साल के भीतर हम अपने जो लक्ष्यों को फिर से निर्धारित करेंगे, ताकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सके और उसको 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ोतरी के अनुरूप किया जा सके। क्योंकि अभी जो तमाम लक्ष्य निर्धारित हुए हैं दुनिया के अन्य देशों के, वो 2 डिग्री या 2.5 डिग्री के आसपास जा रहे हैं, तो उसको कम करना होगा उन्हें, अपने लक्ष्यों को बढ़ाना होगा। ये एक बड़ी सफलता है, इसमें भारत का भी रोल रहा है। इसके अलावा जैसे वहाँ पे कोयले पे एग्रीमेंट हो रहा था, उसमें ये एग्रीमेंट हो रहा था कॉप में कि कोयले को फेज आउट करना है, तो भारत ने इसमें विरोध किया था। भारत ने कहा कि इसको फेज आउट करना भी ठीक नहीं होगा, इसको हम एक धीरे धीरे कम करेंगे, इस पे फेज आउट की जगह कम करना इसमें लिखा जाए। और उस भारत की जो पहल हुई, भारत ने जो इंटरवेंट किया, उसका कई और देशों ने भी समर्थन किया और फाइनली उसको एक्सेप्ट किया गया। तो ये हुआ कि आपको कोयले का इस्तेमाल कम करना है, और भारत में कोयले का इस्तेमाल लगातार कम हो रहा है। और लेकिन जो फेज आउट करने की बात है, उसको फिर फेज आउट को टाल दिया गया, वो कभी आगे जाके फिर तय होगा, लेकिन अभी कम करने की बात हुई। तो इसलिए भारत के लिए बहुत ही उपलब्धिपूर्ण ये सम्मेलन रहा है। निश्चित तौर पर ये बहुत, और लास्ट दिन में भारत ने अपना स्टेक लगाया और उस पर पूरी दुनिया सहमत हो पाई। अदिति, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की बात चलती है, तो एक बड़ा एक कहें कि कदम सरकार की ओर से इस साल हुआ हाइड्रोजन मिशन की, जो केंद्रीय बजट है 2021-22 का, उसके तहत राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन यानी नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन NHM की घोषणा की गई, जो हाइड्रोजन को वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। परिवहन के क्षेत्र में अदिति, किस प्रकार का बदलाव ला सकता है ये हाइड्रोजन मिशन? नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट मिशन है, और इतना इम्पॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री ने अपने रेड फोर्ट के एड्रेस से इसका जिक्र किया था इस साल 15 अगस्त को। और इसकी इम्पोर्टेंस, जैसा कि मदन जी कह रहे थे, कि पूरा जो जलवायु परिवर्तन का एक परिप्रेक्ष्य है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। क्योंकि हमारा जो ये 500 गीगावाट का ये जो टारगेट है कि हमने इसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हमको ये जनरेट करना है, तो उसमें हाइड्रोजन का बहुत महत्व है, क्योंकि इसको प्रोड्यूस करने के लिए ग्रीन सोर्सेज चाहिए। और आप सिंपल अपना वाटर को स्प्लिट करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एनर्जी मार्केट क्रिएट होगी। इसका सीधा सीधा असर तो हमारी फ्यूल इकोनॉमी पे भी पड़ेगा, क्योंकि आप अगर हमारा देखें, अभी हम एनर्जी डिपेंडेंट हैं, हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है। करीब, अगर मैं सही हूँ तो 12 लाख करोड़ हमारा एनुअल इंपोर्ट बिल ही है, मतलब हमारी फ्यूल डिपेंडेंस इतनी है बाकी कंट्रीज़ पे। और प्रधानमंत्री ने रिपीटेडली कहा है कि जब भारत के 100 वर्ष होंगे इंडिपेंडेंस के, उससे पहले हमने एनर्जी इंडिपेंडेंट होना है। तो उस एनर्जी इंडिपेंडेंस के मिशन में ये एक मील के पत्थर का काम करेगा, और उसका एक फाउंडेशन ले करने के लिए ये हाइड्रोजन मिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। निश्चित तौर पर हाइड्रोजन मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन के तौर पर अभी सामने आ रहा है। लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम, जब वापस आएंगे तो जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी जो नीतियां हैं, ख़ास तौर पर विज्ञान नीतियां, उसके बारे में क्या कुछ हुआ इस साल। बने रहिएगा हमारे साथ। रोजमर्रा की जिंदगी में
हर पल हर जगह समस्याएं ही समस्याएं हैं, लेकिन जहां समस्याएं हैं वहीं समाधान भी है। और समाधान हमें विज्ञान ही देता है। विज्ञान ही हमें प्राकृतिक आपदाओं से, कोरोना जैसी महामारी से बचने और सजग रहने का संबल देता है। तो आइए टेक स्टार्टअप सीरीज के जरिए हम सब मिलकर आज की समस्याओं को नई तरकीबों से सुलझाते हैं और आने वाले कल को बेहतर बनाते हैं। देखिए टेक स्टार्टअप सीरीज, विज्ञान से समाधान, सिर्फ इंडिया साइंस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के मसौदा इसी साल तैयार किया गया। आत्मनिर्भर भारत के वृहत लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह नीति किस प्रकार उपयोगी साबित होगी, आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञों की राय। मदन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, इस नीति में वैसे तो एक कभी भी कोई पॉलिसी बनती है उसमें सारी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पहला इसमें एक जो जिस बात पे जोर दिया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट भी साइंटिफिक रिसर्च करे। हमारे देश में क्या है कि साइंटिफिक जो रिसर्च होता है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जिम्मे है, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं करती और प्राइवेट सेक्टर भी नहीं करता है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को तो प्रोत्साहित किया ही जा रहा है बाकायदा, जैसे हमने अभी इसरो का जिक्र किया, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया है कि आप भी अपने स्टेट यूनिवर्सिटी को एक रिसर्च के लिए फंड दें और उसमें रिसर्च कराएं और एक बजट का आवंटन करें। ये नहीं हो कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है वो भी यूजीसी के भरोसे बैठी रहती है या डीएसटी के भरोसे बैठी रहती है। तो डीएसटी के जो कार्यक्रम है या यूजीसी के जो कार्यक्रम है वो आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी अपना एक 2% 2.5% अपना रिसर्च पे बजट आवंटित करे। तो ये सबसे मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट बात है, जो एक जिसका इम्पैक्ट आने वाले समय में आएगा और स्टेट गवर्नमेंट इस पर काम करेंगे। दूसरी इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि हर डिपार्टमेंट में, सरकार के हर महकमे में एक इनोवेशन यूनिट बननी चाहिए। उस यूनिट का काम ये होगा कि साइंस का मतलब सिर्फ बेसिक जो हम एक साइंस की बात है वही नहीं है। मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट पे एक इनोवेशन यूनिट है, वो ये तय करे कि जो डिपार्टमेंट में कैसे उस डिपार्टमेंट के संचालन को बेहतर किया जा सकता है, कैसे उसमें फालतू के खर्चे रोके जा सकते हैं, कैसे उस डिपार्टमेंट का जो पब्लिक से जुड़ा काम है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है जिससे पब्लिक को कम से कम दिक्कत हो। अब पहले मान लीजिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस किसी ज़माने में हर साल रिन्यूअल कराना होता था, बाद में ये हो गया कि उसको एक बार में 10 साल के लिए बना दो। तो एक इनोवेशन हुआ इसमें, क्योंकि आपका एक बार में आपका हर साल आने का टाइम बढ़ गया, सरकार का भी इसमें मैन पावर बढ़ी और पब्लिक को भी सुविधा हुई। तो इसी तरह के बहुत सारे शुरुआत हो सकती हैं। कई चीज़ों में डिजिटल व्यवस्था करने से कई नई चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बहुत एक अच्छा इसमें एक पहल की गई है कि हर डिपार्टमेंट पे इनोवेशन यूनिट होगी, वो अपना उस डिपार्टमेंट को देखेगी, वहाँ पे कामकाज की समीक्षा करेगी, वो करेगी और उसके बाद उसमें एक वो अपने सिफारिशें देगी। इसी प्रकार साइंटिस्टों की लेटरल एंट्री का एक प्रपोजल रखा गया है कि विभागों में जो वैकेंसियां होती हैं वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट बैकग्राउंड के लोगों को भी लेटरल एंट्री दी जाए। तो उससे ये होगा कि उस डिपार्टमेंट में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाया जा सकेगा। इसी प्रकार एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात है इसमें, और वो बन भी गई है, उस पर काम शुरू हो चुका है। तो वो एक अमेरिका के रिसर्च फाउंडेशन की तर्ज पर है। इसमें सारा रिसर्च कार्यक्रम को एक स्ट्रीमलाइन करने की बात है, ताकि उनकी डबलिंग ना हो या कहीं साथ साथ रिसर्च हो रहे हैं तो मिल के हों। तो कई बार क्या होता है कि एक रिसर्च से वो यूनिवर्सिटी भी कर रही है, वही रिसर्च से दूसरा प्रोजेक्ट भी कर रहा है, वही तीसरा प्रोजेक्ट कर रहा है, और करीब करीब हर टीम एक जैसा काम कर रही है। तो इसमें अगर सब पता रहेगा तो कौन डिपार्टमेंट क्या रिसर्च कर रहा है और उसका आपस में उनका कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, या आपस में उनको उसका स्पेशली एक बंटवारा हो जाएगा कि आपको इस पॉइंट पर करना है, हमको इस पॉइंट पर करना है, इसको। तो मुझे लगता है कि जो रिसोर्सेज हमारे हैं उसका बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। इसी प्रकार इसमें जो नई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और दूसरी चीज़ें, इन पे आगे फोकस बढ़ाने के लिए, इन पर आगे रिसर्च करने के लिए उसको प्रोत्साहित किया गया है। इसके अलावा एक बहुत पुरानी डिमांड रही है कि ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन। तो ये जो हमारे बाहर जो साइंटिस्ट चले हैं, जैसे आप देखो आज आईआईटी में हमारे बेस्ट स्टूडेंट हैं, जैसे ही वहाँ पे जो आईआईटी में बीटेक करते हैं तो स्टूडेंट वो बाहर मल्टीनेशनल कंपनी में निकल जाते हैं और फिर वो दूसरे अमेरिका, यूरोप और जगह सेटल हो जाते हैं, और वहीं पर जाकर फिर वो रिसर्च करते हैं और वहाँ पर वो नोबेल पुरस्कार भी जीत लेते हैं। तो इसमें इस पॉलिसी में इस बात पर जोर दिया गया है कि जो इस तरह के प्रतिभाशाली साइंटिस्ट भारत के हैं, अगर वो भारत आना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप, कुछ फेलोशिप, कुछ इस तरह के प्रोग्राम शुरू किए जाएं, ताकि वो भारत में आके रिसर्च करें और जो भी वो गेन करें तो उसमें भारत का नाम हो, उसकी हिस्सेदारी जो है भारत की भी हो। बिल्कुल ठीक कहा मदन जी आपने। अदिति, यहाँ एक बात और आती है जो हमने देखा कि इस नीति में
जो स्टीप है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी, उसमें एक और बात, ख़ास बात ये है कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का दोनों बहनों के मिलन की बात कही गई, यानी जो एकेडमिया है, जो अकादमिक जगत है और जो इंडस्ट्री है, उसके मिलन पर जोर दिया गया। आपका क्या मानना है, किस तरह से ये हमारे देश को तरक्की की राह पर आगे ले जाएगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने ये जो जिक्र किया एकेडमी का, तो मुझे मदन जी की बात याद आई। आपने शुरुआत में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-51 की बात की थी, जिसमें वन ऑफ द सपोर्टिंग सैटेलाइट्स जिसको कहते हैं, प्राइमरी सैटेलाइट तो ब्राज़ीलियन है जो गई है, साथ में करीब 18 या 20 और को सैटेलाइट्स हैं। उसमें से एक सैटेलाइट में भगवत गीता स्पेस में भेजी गई है, तो उसके प्रधानमंत्री जी की फोटो भेजी गई है। और इनफैक्ट वो एक हमारा जो लोकली एक स्टार्टअप है जिसको सैटेलाइट की वर्ल्ड में पहली बार ये मौका मिला कि सैटेलाइट भेजी जाए, और सतीश धवन सैटेलाइट सेंटर करके है। और जब उनकी ओनर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉसिबल हो पाई है प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की वजह से, इसलिए हम अपनी ग्रैटिट्यूड के तौर पर भगवत गीता भेज रहे हैं और प्रधानमंत्री की तस्वीर भेज रहे हैं। तो मुझे याद आया, इसने मैंने कहा, लेकिन आपने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आत्मनिर्भर भारत, बेसिकली आई थिंक ये जो पॉलिसी बनी है इसके कोर में आत्मनिर्भरता है, जो अब भारत का एक नया स्लोगन है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी में, डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस साइंटिफिक सेक्टर में आपने देखा कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण एक सेक्टर है जिसमें बहुत इंडिजनाइजेशन हुई है, और कितने सारे तो इम्पोर्टेंट डिफेंस के इक्विपमेंट हैं जिसको हमने इम्पोर्ट लिस्ट से हटा ही दिया है और हम लोकली मैन्युफैक्चर करने लगे हैं। तो नेचुरली इकोनॉमी और सरस्वती और लक्ष्मी, उनके बगैर कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं हो सकती। तो बहुत खूबसूरत आपका एक थॉट है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मदन जी ने डिटेल में बताया। जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भारत का जो वैज्ञानिक इको स्ट्रक्चर है, आप अगर हमारी इंडिपेंडेंस से बाद की बात करें तो इंदिरा गांधी जी के वक्त थोड़ा इसको फिलिप मिला था, उसके बाद बहुत साल तक पॉलिटिकल विल इस सेक्टर में थी नहीं। उसके बाद आपने देखा कि 2001 से लेकर कुछ पॉलिटिकल विल नज़र आने लगी। अब उस चीज़ ने बहुत मोमेंटम पकड़ा है। ये हम बार बार कहते हैं कि भारत में वैज्ञानिकों की एक्सीलेंस की कभी भी कमी नहीं थी, सिर्फ कमी इस बात की थी कि उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए, एक इकोसिस्टम कैसे तैयार किया जाए। अच्छा, अब ये जो नई नीति बनी है इसमें ये भी ऑब्जेक्टिव है कि जेंडर जिसको कहते हैं इम्बैलेंस जो साइंस में है उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जेंडर इम्बैलेंस हमारा देश महत्वपूर्ण बात जी, हर सेक्टर में जेंडर इम्बैलेंस आजकल, हमारी तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में ही महिला है इस वक्त, निर्मला सीतारमण जी। सो आप देखिए कि ये एक ऊपर से नीचे तक की सोच है, पॉलिसी से लेकर एग्जीक्यूशन तक। तो उसी चर्चा में ये मिशन का बहुत महत्व, ये जो पॉलिसी है इसका बहुत महत्व है। जेंडर इम्बैलेंस को करेक्ट करना, आत्मनिर्भरता को फिलिप देना, और एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना जहां स्टेट्स और इंस्टीट्यूट्स भी रिसर्च के लिए आगे आएं। इनफैक्ट इससे ये भी बढ़ेगा ना, जो हमारा प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी जो हम रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च रहे हैं, वो हमारा लक्ष्य है कि एटलीस्ट 2% हो। तो इस पॉलिसी के अंदर ऐसे सिस्टम्स बनाए गए हैं कि स्टेट्स को इन्वॉल्व करके, संस्थाओं को इन्वॉल्व करके जो एक्सपेंडिचर है रिसर्च पे वो बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। वर्ष 2021 में विज्ञान के क्षेत्र की कुछ चुनिंदा सुर्खियों पर चर्चा को अब विराम देने का वक्त हो चला है। आने वाला साल 2022 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए आयाम जोड़ेगा, नई सुबह, नई उम्मीदें लेकर आएगा। इस विश्वास के साथ आपसे विदा लेते हैं। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए अपने दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमें नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।